अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का मिशन चांद पे पहुंच गया माशाल्लाह। आता हूं मैं इस पे पहले ज़रा ये एक हमारे दोस्त हैं, बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं मेरे। मैं इनको कोई 20-25 साल से जानता हूं। यूनाइटेड नेशंस भी आते हैं, मैंने इनके इंटरव्यू भी किए हैं। प्रोफेसर हैं यहाँ पे, काफ़ी किताबें लिखी हैं। कश्मीर पे अथॉरिटी है उनकी। काफ़ी रिलीजियस इस्लामिक सोच रखते हैं, लेकिन ये कि मैंने इनको एक्सट्रीमिस्ट नहीं पाया। हमेशा एक बैलेंस्ड वो रखते थे सोच, कश्मीर पे, पाकिस्तान पे, इंडिया पे। और हमेशा जो पीओके के अंदर जो मामलात हैं उस पे बोलते हैं ज़्यादा। और उनकी सोच ये है कि कश्मीरी जो पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही बुरी है और हालात उनके बहुत ख़राब हैं। अभी उन्होंने एक किताब लिखी है, जो उन्होंने मुझे भी इसकी लिंक भेजा है, किताब तो नहीं भेजी, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा क्या है। मुर्तद मीन्स अपोस्टेट, या जो इस्लाम छोड़ देता है, उसकी सज़ा क्या है। और कुरान और हदीस के हवाले से उन्होंने इसमें बताया है। तो मुझे अच्छी तरह पता है मुर्तद की सज़ा क्या है। मुझे भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं किसी से भी किसी भी वक्त कहीं भी शरीफाना माहौल में तरीके से, जहाँ दो इज़्ज़तदार लोग बैठ के बात करें मैच्योर तरीके से, तो मैं इस टॉपिक पे किसी से भी बहस करने को तैयार हूँ। मुझे कुछ नज़र आया है तो मैं अपने आप को शिव भक्त, राम भक्त मानता हूँ और धड़ल्ले से कहता हूँ। ना किसी फ़ायदे के लिए कहता हूँ, ना किसी के डर है मुझे। मैंने देखी है शक्ति शिव जी की। मैंने इस पे, खैर वो अलग चीज़ है। मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के जो हुकूमत के लोग हैं या उनके चमचे हैं, वो इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि चांद पे पहुँच गए हम। अब सिचुएशन ये है कि एक चाइना ने रॉकेट लॉन्च किया है, जो चांद के ल्यूनर जो इसका सर्कल होता है उसमें घूमेगा और फिर चांद पे कोई गाड़ी शायद उतरे और कुछ। अभी लंबा काम बाकी है, ठीक है ना। अभी तो उड़ा है, अभी तो 5-6 दिन में जाके ऑर्बिटल में पहुंचेगा ल्यूनर की। अब मसला ये है कि इसमें पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान ने एक डब्बा बना के दिया है कि वो चांद पे जो ऑर्बिटल में घूमेगा रॉकेट, उसमें वो डब्बा रख दो। उस पे पाकिस्तानी भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इंडियन नहीं उड़ा रहे, पाकिस्तानी इतना मजाक उड़ा रहे हैं, इतने मीम बन रहे हैं। कह रहे, एक तो हमारा कैमरा सिस्टम आर्मी का बहुत ज़्यादा है, बेडरूमों में कैमरे लगाए हुए हैं पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के, जजेस के। तो सब मीम बना रहे हैं कि वहाँ पे कैमरे लगाने के लिए डब्बा भेजा है। और डब्बे का भी आप मतलब देखेंगे कोई तरीका होता है। वो पन्नी नहीं होती, हम गिफ्ट बैग पे लगाते हैं, वो पन्नी लगी हुई है, प्लास्टिक के होल्डर लगे हुए हैं। और एक बिल्कुल ही जैसे, मेरा छोटा बेटा है, वो आईटी में है और काफ़ी इन चीज़ों में, उसको जब मैंने दिखाया तो वो भी हंस रहा था, कहता पापा ये डब्बा तो मैं भी बना सकता हूँ। इसको ये अपनी अचीवमेंट कहते हैं। एक्चुअली मसला ये है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम का जो और वो होता है ना, डिपार्टमेंट, अथॉरिटी, वो कोई 30-40 सालों से आर्मी के, कोई ना कोई आर्मी का जनरल उसके ऊपर चीफ होता है। और अभी उसको सुपार्को नाम है उसका। सुपार्को का इस वक्त जो चेयरमैन है ना आर्मी का जनरल, उसको एक्सटेंशन चाहिए 5 साल के लिए। और वो एक्सटेंशन दिलवाने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी अव्वल तो इसका खूब मीम बना रहे हैं कि देखें वहाँ पे जब उतरा ना हमारा चांद पे
तो सबसे पहले हमें एक बोर्ड नज़र आया कि ये DHA है, ये जनरल फलां की ज़मीन है, ये बहरिया टाउन है। इस तरह के मीम बन रहे हैं, ख़ुद पाकिस्तानी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और चाइना ने भी ये किया कि रॉकेट के ऊपर झंडा चाइना का लगा हुआ है, तो छोटा सा पाकिस्तान का भी झंडा लगा दें। जैसे ये एक फ़िल्म आई थी ना, क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ। उस फिल्म में ये अक्षय कुमार गोविंदा को कहता है कि अखबार में मेरी बड़ी पिक्चर छपेगी, तो गोविंदा कहता है मेरी, तो कहता है तुम्हारी भी कहीं छोटी मोटी छप जाएगी। तो इसी तरह भारत का तो अपना रॉकेट था, किसी नासा पासा किसी से बना के मिला के नहीं बनाया था, अपना बनाया था, अपना भेजा था और सक्सेसफुल मिशन था। अमेरिका के नासा के जो रॉकेट वगैरह जाते हैं वो भी ये कह रहे थे ना, भारत की तो वो गाड़ी उधर गायब हो गई 15 दिन में। 15 दिन बहुत होते हैं। नासा ने जो मार्स पे भेजी थी गाड़ी वो भी कुछ दिनों में गायब हो गई थी, और भारत ने चांद के उस इलाके में भेजा था जहाँ पे कहीं किसी ने आज तक नहीं भेजा। और अभी हम चाइना का देखते हैं कि चाइना का वहाँ पे क्या होता है, और ये पाकिस्तान का डब्बा वहाँ पे क्या करेगा, ये अभी हमारी समझ से बाहर है। और ये जो है ना, ये पाकिस्तान, ये देखें, ये पाकिस्तान की जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और गैस के मीटर इस तरह लगे होते हैं। ये अपने यहाँ सही से इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ये चोरी बहुत होती है ना इलेक्ट्रिसिटी। अब उसने एक मीम बना था, लेकिन हकीकत भी है। दो दोस्त, एक दोस्त कहता है कि मैंने 2 लाख रुपए पड़े थे, मैंने सोलर पैनल लगा लिए। दूसरा कहता है यार मेरी तो इतनी हैसियत नहीं, मैंने 25,000 रुपये में लाइनमैन लगा लिया। लाइनमैन लगा लिया का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिमिटेड आएगा। अब जैसे मैं भी मेयर बन के गया था, तो वहाँ घर किराए पे लिया, तो 2-3 महीने बिल आता रहा। फिर इसके बाद वो लाइनमैन आया, तो मेरी बीवी ने कहा कि लाइनमैन से बात करनी है ये वो, तो मैं मिलने गया, तो उसने कहा कि हाँ भाई कितना बिल चाहिए आपको। अगर जितना यूज़ होगा उतना चाहिए ना। कहते नहीं, वो आप बता दें, हम आपका एक फ़िक्स कर देते हैं, और आपको इतना बिल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, मेरा इतना होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स जो अपने इलाके में, अपने मुल्क में नहीं लगा सकते, ये चांद पे क्या चीज़ें भेजेंगे, ये हमें भी अच्छी तरह पता है। और ये है कि सबसे अच्छा जो मीम मुझे लगा वो ये है कि हम अपनी बीवी को, अपनी महबूबा को कहते हैं ना कि तुम चांद जैसी लगती हो। तो वो मीम ये था कि वहाँ गाड़ी पहुँची और मैसेज भेजा कि यहाँ पे चांद जैसी किसी की बीवी नहीं लगती भाई। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये है सूरत हाल। ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये चांद पे डब्बा बना के भेजा है। आप इनको देखें, ये वो जो बच्चों को टीके लगाने के लिए आते हैं ना, वैक्सीनेशन, इनकी शक्लें देखें आप। इन्होंने मिशन बनाया है चांद पे भेजने का। ये है जी पाकिस्तान का चांद मिशन। आते हैं ज़रा क्रिकेट की तरफ। अज़ीज़ दोस्तों, आपको मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट बताई थी कि आमिर खान जो ब्रिटिश बॉक्सर है, जो पाकिस्तान बोर्न ब्रिटिश बॉक्सर है, उसने एक बॉक्सिंग एकेडमी बनाई थी जिस पे FC ने कब्ज़ा कर लिया था। और ये क्या, इसने फिर वो बॉक्सिंग बंद करने का ऐलान किया, और उसने कहा 1 साल से मैं कह रहा हूँ, लेकिन FC फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी आर्मी की जो एक ब्रिगेड होती है उसने कब्ज़ा किया हुआ है, तो मैं अब बंद करके जा रहा हूँ। तो उसको फिर हमारे खलीफा इस्लाम आसिम मुनीर ने बुलाया और उसको कैप्टन का ओहदा दे दिया। बोला तुम आज से पाकिस्तान की आर्मी में कैप्टन हो। क्या, मैं मुंह से गाली निकलती है जब मैं आर्मी का ये हरकतें देखता हूँ। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड और आयरलैंड से 2020 खेलने के लिए जा रही है। अभी वर्ल्ड कप के लिए सबकी टीमें अनाउंस हो रही हैं। एक पाकिस्तान और श्रीलंका रह गई हैं, बाकी सबकी अनाउंस हो गई हैं। और पाकिस्तान ने अभी कहा है कि हम, डेडलाइन अभी बहुत दूर है, 2-3 हफ्ते हम पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच खेल के देखेंगे कि क्या पोजीशन है। और जैसे कि हमारे यहाँ हर चीज़ में आर्मी, और आर्मी के जो बाप हैं वो अमेरिका, तो अमेरिका का एम्बेसडर हर चीज़ में एक्टिव है। फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहा है, मरियम नवाज से मिल रहा है, शहबाज शरीफ से मिल रहा है, आर्मी चीफ से मिल रहा है, ग्वादर जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान जा रहा है, सब कुछ। अब क्रिकेट टीम भी जाने से पहले अमेरिकन एम्बेसडर से मिल के गई।
और अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात की। अमेरिकन एम्बेसडर ने इनको कहा, जाओ बच्चों, मुल्क का नाम रोशन करो। और अजीज़ दोस्तों, पोजीशन ये है कि आर्मी से ट्रेनिंग लेके गए हैं। अब आर्मी ने कहा है कि हम औरतों की भी टीम का ट्रेनिंग करेंगे। अब ये औरतों का क्या होगा ये हमें अच्छी तरह पता है, उनकी कहाँ से किस तरह से कैसी ट्रेनिंग होगी। इस शराबी, कबाबी, जानी, चोर, डाकू आर्मी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, पूरी पाकिस्तान की टीम में एक खिलाड़ी कराची का नहीं है। जब मैंने क्रिकेट में इंटरेस्ट लेने शुरू किया था 1977-1978 में, तो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा टीम कराची से होती थी। ये नहीं है कि आज कराची में टैलेंट नहीं है, लेकिन कराची के लोगों के साथ, सिंध के लोगों के साथ बलूचिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं होता। ऐसे ऐसे लल्लू पंजू फास्ट बॉलर उठा लिए हैं। शाहनवाज दानी एक सिंध का बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, घास ही नहीं डालते इसको। कराची का सरफराज जब कैप्टन था तो पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम थी। आज पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। ये पाकिस्तान नहीं है, पंजाबी पख्तून 11 है। अजीज दोस्तों, साथ ही बात निकली है तो वर्ल्ड कप के लिए टीमें अनाउंस हुई है ना, उसमें भारत में काफ़ी ले दे हो रही है। भारत में काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे हैं कि इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लिया, इसका। अब पहले आते हैं कोहली के ऊपर। कोहली के बारे में है कि इसका स्ट्राइक रेट सही नहीं है। भाई, स्ट्राइक रेट, उसकी टीम की परफॉर्मेंस देखें। कंटिन्यूस ऑरेंज कैप होल्डर है, और ये है कि उसकी टीम की जब बैटिंग ही धड़ाम से गिर रही हो तो फिर एक आदमी को होल्ड करना पड़ता है, और इतना भी बुरा स्ट्राइक रेट नहीं है। इस वक्त की IPL का आप जो जाके देख रहे हैं हाल, तो उसमें तो रन्स की तो मतलब भरमार लगी हुई है ना यार। 200 तो अब कुछ बचा ही नहीं है। T20 में 200 एक बहुत बड़ा टारगेट हुआ करता था। 120 और 130 डिफेंड हो जाते थे अच्छी बॉलिंग से, लेकिन आज 200 की कोई हैसियत नहीं। 200 बना के भी अगली टीम परेशानी होती है कि यार 20-30 कम ही बने। तो ऐसे में कोहली का मैं डिफेंड करूंगा कि कोहली इज़ ए चैंपियन। इसी तरह रोहित का कह रहे हैं इसकी फॉर्म फारी गई है। वो यार, रोहित बड़ा खिलाड़ी है, और आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो सारे बच्चों को तो लेके नहीं जाएंगे, सारे न्यू कमर्स को तो लेके नहीं जाएंगे ना। सीनियर भी प्लेयर चाहिए। अब कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो मेरे फेवरेट है, नहीं है टीम में, लेकिन मैं चीज़ों को समझता हूँ। अब जैसे मेरा इंडिया का मोस्ट फेवरेट प्लेयर है राहुल, नहीं है वो टीम में, तो अब आपके पास विकेट कीपर की पोजीशन के लिए 4 कंपटीशन थे। पंत, दिनेश कार्तिक, राहुल और संजू सैमसन। अब उसमें किसी 2 को ही जाना था, और यह है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो संजू भी इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, और पंत इज ऑल्सो माई फेवरेट प्लेयर, और एक परफॉर्मिंग प्लेयर है, धांसू प्लेयर है, सही है। तो मैं कहता हूँ चलो नहीं लिए राहुल। इट इज़ बैड लक कह लें आपके, इंडिया में टैलेंट इतना है। इसी तरह हार्दिक के बारे में भी कि इसकी परफॉर्मेंस इस वक्त अच्छी नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल सबके पास एक ही पॉइंट है कि आपके पास, इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, T20 में ऑलराउंडर, वो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कम ही होते हैं। अब इंडिया के पास ये अक्षर पटेल है, जाडेजा है, स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं इंडिया के पास काफ़ी सारे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कम हैं। तो उसमें हार्दिक और कहीं ना कहीं बॉलिंग बैटिंग में चल सकता है। अगेन एक सीनियर प्लेयर है, इंटरनेशनल मैचों में आपको सीनियर मैच्योर्ड प्लेयर्स की भी ज़रूरत होती है। अब रिंकू सिंह के बारे में है कि जी वो रिंकू के साथ ज़्यादती हो रही है, उसका इंटरनेशनल कैरियर देखें आप। अब करंट परफॉर्मेंस देख रहे हैं T20 में, तो रिंकू इस वक्त नहीं चला, क्योंकि नहीं चलने की भी वजह ये है कि इसका टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है कलकत्ता का। जब टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है, आप 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं, आपके पास लिमिटेड बॉल्स होती हैं और उसमें आपने सिर्फ मारना होता है, तो फिर समझ में आता है आपने इसकी जगह दुबे को ले लिया। अब शिवम दुबे ने परफॉर्म किया है, डिज़र्विंग है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी है। अब अभिषेक शर्मा है,
और रियान पराग है, ये सब भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप कितने प्लेयर्स को ले जाएंगे। हाँ, फास्ट बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि गलत हुआ है, इसलिए कि ये जो सिराज है और अर्शदीप है, मेरी नज़र में दोनों ओवर रेटेड बॉलर हैं T20 के लिए। आप टेस्ट क्रिकेट में सिराज को नंबर 3 पे बुमराह और आपके शमी ओपनिंग करते हैं, और 1 डाउन यानी नंबर 3 पे फर्स्ट चेंज पे आपने सिराज चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, सही है। T20 में ये दोनों ओवर रेटेड है। नटराजन के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक अच्छा बॉलर है, भुवनेश्वर के बारे में है, इस तरह कई फास्ट बॉलर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस इस IPL में बेहतर है, लेकिन अब अर्शदीप और सिराज का इकोनॉमी रेट बहुत ख़राब है, ये पिटते बहुत हैं। लेकिन बहरहाल ऑल इन ऑल आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है सिलेक्टर्स के पास, जब इतना ज़्यादा, अब इस IPL में वर्चुअली 12 प्लेयर की टीम होती है इम्पैक्ट का वो मिला के, तो 12 प्लेयर में 8 प्लेयर इंडियन होते हैं। 8 प्लेयर इंडियन का मतलब ये है कि 80 प्लेयर IPL में मैच खेल रहे हैं, और बाकी स्टॉक में अलग बैठे होते हैं, कभी ये निकाल के उसको ले आए, उसको निकाल के इसको ले आए। 80-90 प्लेयर में से आपको अगर 15 प्लेयर चूज़ करने हैं, तो कहीं ना कहीं, और वो भी इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है इसके दौरान, तो कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ होंगी सबको। लेकिन बहरहाल एंड पे मैं एक सुनील गावस्कर के हवाले से सुनील जी के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है कि सुनील जी ने कोहली के बारे में कुछ कह दिया, स्ट्राइक रेट के बारे में, उस पर काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और सुनील जी का कैरियर ला के सामने रख रहे हैं। आपको ये बात याद रखनी होगी कि सुनील गावस्कर वॉज ए टेस्ट प्लेयर, और मेरी नज़र में मतलब 50-60 साल की क्रिकेट, जब से क्रिकेट में रिवॉल्यूशन आया है, वनडे क्रिकेट आई है, कलर किट आई है, नाइट मैचेस आए हैं, पैसा आया है, फेम और कलर आए हैं इसमें, उसके बाद की क्रिकेट में मेरी नज़र में सुनील गावस्कर से बड़ा ओपनिंग बैट्समैन कोई नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, ही वॉज ए टेस्ट बैट्समैन। और उस ज़माने में नई नई वनडे क्रिकेट आई थी, तो सुनील गावस्कर ने एक बार 174 बॉलों पे 36 रन किए थे, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अरे उस ज़माने में वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाने मुश्किल होते थे, और 60 ओवर का मैच होता था। 60 ओवर के मैच में 200-250 बनाना तो बहुत बड़ा कारनामा होता था। मतलब आप ये देखें कि वेस्ट इंडीज़ ने 274 बनाए थे 1979 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ, एंड दैट वाज ए विनिंग टारगेट। ऑल्दो के 184 की पार्टनरशिप हुई थी ज़हीर अब्बास और माजिद खान की, क्योंकि मैंने वो लाइव मैच देखा था तो मुझे याद है। तो इस तरह 200-250 वनडे में बहुत बड़ा स्कोर होता था। आजकल T20 में 200-250 अचीव हो जाते हैं। तो ये कि उस ज़माने की नई नई वनडे क्रिकेट आई थी, स्लो क्रिकेट थी, एंड बेसिकली सुनील गावस्कर वॉज नॉट ए वनडे प्लेयर। सुनील गावस्कर वॉज ऑलवेज ए टेस्ट प्लेयर एंड बेस्ट टेस्ट प्लेयर। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।